फिल्म की शुरुआत दो मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट से होती है, जिन्हें समुद्र और उससे जुड़ी हर चीज में गहरी दिलचस्पी होती है। इन दोनों का नाम है हैरी और बेथ। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और छुट्टियां बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक बेहद सुनसान, खूबसूरत और दुनिया से कटे हुए आइलैंड पर पहुंचते हैं। एक नाविक उन्हें उनके पूरे सामान के साथ अपनी कश्ती से उस वीरान द्वीप पर छोड़ देता है। जाते समय वो बताता है कि उनका प्लान पूरे 10 दिन यहीं रुकने का है और ठीक 10 दिन बाद वो वापस आकर उन्हें ले जाएगा। साथ ही वो उन्हें एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है और कहता है कि अगर किसी भी वजह से तय समय से पहले वापस लौटना पड़े तो इसी फ़ोन से उसे कॉल कर देना। इतना कहकर वो दोनों को अपना ख्याल रखने की सलाह देता है और वहां से रवाना हो जाता है। असल में हैरी और बेथ ऐसी जगह पर कुछ दिन अकेले बिताना चाहते थे जहां चारों तरफ सिर्फ शांति हो, कोई भी इंसान उन्हें परेशान करने वाला न हो और वे बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के साथ समय गुजार सकें। ये आइलैंड बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। वहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। पूरा द्वीप सिर्फ उन्हीं दोनों का लगता था। यही वजह थी कि दोनों बेहद खुश थे और सोच रहे थे कि अब अगले 10 दिन पूरी आज़ादी के साथ बिताएंगे और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस जगह का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर फैला नीले रंग का विशाल समंदर, चमकती हुई सफ़ेद रेत और घने हरे भरे जंगल उस आइलैंड की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। ये सब देखकर दोनों का उत्साह और बढ़ जाता है। इसके बाद हैरी और बेथ पूरे आइलैंड की सैर पर निकल पड़ते हैं। बेथ अपने कैमरे से वहां के हर खूबसूरत नज़ारे को रिकॉर्ड करती रहती है ताकि इन यादों को हमेशा के लिए संभाल सके। दोनों समुद्र में उतरकर खूब मस्ती करते हैं, पानी में खेलते हैं और अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद लेते हैं। काफी देर तक घूमने और खेलने के बाद वे दोनों थक जाते हैं। बाहर निकलकर ठंडी और सुकून देने वाली समुद्री हवा का आनंद लेते हुए रेत पर ही लेट जाते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपना टेंट लगाने में लग जाते हैं। इसी दौरान हैरी आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल के अंदर चला जाता है। वहां उसकी नज़र जमीन पर बिखरी हुई कुछ हड्डियों पर पड़ती है। वो समझ नहीं पाता कि ये किसी इंसान की हड्डियां हैं या फिर किसी जंगली जानवर की। ये नज़ारा उसे थोड़ा असहज जरूर कर देता है। दूर खड़ा होकर लगातार उसी पर नजर रखे हुए हो, हैरी घबराकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। आखिरकार वो जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाता है और वापस बेथ के पास लौट आता है। दोनों मिलकर रात का खाना तैयार करते हैं, खाते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, इसलिए दोनों अपने टेंट के अंदर जाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रात के बीचों बीच कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर उनकी नींद अचानक खुल जाती है। हैरी बिना देर किए टॉर्च उठाता है और टेंट से बाहर निकलकर आसपास की जांच करता है। वो काफी देर तक इधर उधर रोशनी डालकर देखता है, मगर वहां कोई भी नजर नहीं आता। बेथ उसे समझाते हुए कहती है कि शायद तेज हवा की वजह से पेड़ हिल रहे होंगे और वही आवाजें उन्हें सुनाई दे रही होंगी। हैरी को भी उसकी बात सही लगती है, इसलिए दोनों ज्यादा ध्यान दिए बिना वापस टेंट में चले जाते हैं और दोबारा सो जाते हैं। सुबह आंख खुलते ही उनके सामने एक बेहद हैरान कर देने वाला नजारा होता है। उनके सारे कपड़े किसी ने उठाकर पास के एक पेड़ की शाखाओं पर टांग दिए थे। दोनों ये देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा किसने किया होगा, क्योंकि अब तक उन्हें इस पूरे आइलैंड पर अपने अलावा कोई दूसरा इंसान दिखाई नहीं दिया था। हैरी अंदाजा लगाते हुए कहता है कि शायद ये किसी बंदर की हरकत होगी, लेकिन बेथ तुरंत जवाब देती है कि अगर यहां बंदर होते तो अब तक से कम एक तो दिखाई देता। दोनों कुछ देर सोचने के बाद ये मान लेते हैं कि शायद कोई शरारती बच्चा उनके साथ मजाक कर रहा है। इसी उम्मीद में वे जंगल के अंदर काफी दूर तक उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। निराश होकर दोनों वापस लौट आते हैं और समय बिताने के लिए समंदर में मछली पकड़ने का फैसला करते हैं। पानी के अंदर हैरी का पैर एक मछली पर पड़ने ही वाला होता है कि तभी बेथ उसे तुरंत रोक देती है। वो घबराकर कहती है कि ये कोई साधारण मछली नहीं बल्कि स्टोन फिश है। इसके जहरीले कांटे इंसान की जान तक ले सकते हैं। अगर गलती से तुम्हारा पैर इस पर पड़ जाता तो कुछ ही मिनटों में दर्द इतना असहनीय हो जाता कि आधे घंटे के अंदर तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। बेथ की बात सुनकर हैरी की सांसें थम जाती हैं और वो सावधानी से पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद दोनों मछलियां पकड़कर पानी से बाहर निकलते हैं। तभी जंगल की दिशा से किसी के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये जानने के लिए उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पेड़ों के बीच एक बेहद पुरानी और जर्जर झोपड़ी दिखाई देती है। वे पहले बाहर खड़े होकर कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर दोनों झोपड़ी के भीतर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर साफ पता चलता है कि यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी है। वहां केवल कुछ पुराना और टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। एक कोने में धूल से ढका हुआ बेहद पुराना बिस्तर भी रखा था। तभी हैरी की नजर दीवार पर बनी एक अजीब सी ड्राइंग पर पड़ती है। उस चित्र में एक लड़की किसी आदमी पर भाला चलाती हुई दिखाई दे रही थी। उसी दीवार पर 7 गहरे निशान भी बने हुए थे,
मानो उनका इस तस्वीर से कोई खास संबंध हो। हैरी अभी उन निशानों को गौर से देख ही रहा होता है कि तभी बाहर से बेथ उसे आवाज देकर बुलाती है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि झोंपड़ी के ठीक सामने एक कब्र बनी हुई है। उस कब्र पर लगे लकड़ी के क्रॉस पर कोरल नाम लिखा हुआ था। दोनों उस कब्र को देखकर कुछ पल रुकते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से वापस लौट जाते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद दोनों अपने कैमरे से रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगते हैं। अपनी छुट्टियों की यादें देखकर वे काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पिछली रात जब दोनों गहरी नींद में अपने टेंट के अंदर सो रहे थे, उसी दौरान किसी अनजान शख्स ने उनके ही कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग की थी। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इस सुनसान आइलैंड पर सिर्फ वे दोनों नहीं हैं, कोई और भी है जो लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। बेथ डर के मारे घबरा जाती है और तुरंत वहां से वापस घर लौटने की बात कहती है, लेकिन हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि हो सकता है ये किसी शरारती बच्चे की हरकत हो। सिर्फ इस छोटी सी बात की वजह से अपनी पूरी छुट्टियां खराब करना ठीक नहीं होगा। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार बेथ भी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। माहौल को हल्का करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक दूर समंदर की तरफ से गोली चलने की तेज आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत उस दिशा में भागते हैं और देखते हैं कि समुद्र के बीच एक छोटी सी नाव में दो मछुआरे बंदूक से पानी में गोलियां चलाकर बड़ी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। जैसे ही उन मछुआरों की नजर हैरी और बेथ पर पड़ती है, वे भी एक पल के लिए घबरा जाते हैं। उधर हैरी और बेथ वापस अपने टेंट की ओर लौट आते हैं। अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अगर ये मछुआरे इस आइलैंड तक पहुंच सकते हैं तो संभव है कि आसपास और भी लोग मौजूद हों। उस रात जब हैरी और बेथ अपने टेंट के अंदर आराम कर रहे होते हैं, तभी एक बार फिर वही रहस्यमयी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। दोनों तुरंत टेंट से बाहर निकलते हैं और ध्यान से सुनते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह आवाज उसी पुरानी झोपड़ी की तरफ से आ रही है जहां वे पहले जा चुके थे। हैरी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए बेथ से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं टॉर्च लेकर देखता हूं कि आखिर वहां कौन है। इतना कहकर वो अकेला झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही हैरी दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो डरकर तुरंत पलटता है, लेकिन अगले ही पल उसकी जान में जान आती है। पीछे कोई और नहीं बल्कि बेथ खड़ी थी, जो चुपचाप उसके पीछे पीछे चली आई थी। उसकी इस हरकत से हैरी बुरी तरह चौंक जाता है। दोनों मिलकर झोपड़ी के आसपास नजर दौड़ाते हैं। तभी उनकी नजर कब्र पर रखे एक अजीब से लाल रंग के रेड कोरल पर पड़ती है। ये देखकर दोनों हैरान तो होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये वहां कैसे पहुंचा। वे ज्यादा देर इस बारे में सोचते नहीं और वापस अपने कैंप की तरफ लौट जाते हैं। उस रात दोनों टेंट के अंदर जाने की बजाय बाहर ही सोने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने फिर वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि दो मछुआरे आराम से बैठे हुए हैं। ये वही दोनों आदमी थे जिन्हें उन्होंने पिछले दिन समुद्र में बंदूक से मछलियां पकड़ते देखा था। हैरी और बेथ को तुरंत शक होता है कि शायद इन्हीं लोगों ने उनका सैटेलाइट फोन चुराया है। दोनों उनसे फोन वापस मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से मछुआरे उनकी बात समझ ही नहीं पाते। हैरी का धैर्य जवाब दे देता है। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें बुरा भला कह देता है। उसकी ये हरकत मछुआरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक मछुआरा गुस्से में आकर हैरी को जोरदार मुक्का मार देता है, जबकि दूसरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों मछुआरे अपनी नाव की तरफ लौट रहे होते हैं, तभी हैरी और बेथ चुपके से जंगल के रास्ते उनके सामान तक पहुंच जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनका सैटेलाइट फोन वहीं मिल जाएगा। दोनों पूरी सावधानी से उनका सामान खंगालते हैं, लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद भी फोन नहीं मिलता। तभी हैरी एक जोखिम भरा फैसला करता है। वो चुपचाप समुद्र में उतरता है और तैरते हुए उन मछुआरों की नाव तक पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद फोन नाव में छिपाकर रखा गया होगा। वो धीरे धीरे नाव की तलाशी लेने लगता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। अचानक एक मछुआरे की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बिना समय गंवाए हैरी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार मछुआरा हैरी को बुरी तरह घायल कर देता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद दोनों मछुआरे उसे घसीटते हुए वापस आइलैंड पर ले आते हैं। रात होते होते हालात और भी खराब हो जाते हैं। हैरी और बेथ दोनों को एक पेड़ से कसकर बांध दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनके मुंह भी कपड़े से बंद कर दिए जाते हैं ताकि वे मदद के लिए चिल्ला न सकें। दोनों मछुआरे पास बैठकर शराब पीने लगते हैं और लगातार उन्हें गालियां देते रहते हैं। तभी उनमें से एक बेथ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा ये सब देखकर हंस रहा होता है।
लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों मछुआरे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार वे बेथ और हैरी को उसी हालत में बंधा छोड़कर ये देखने जंगल के अंदर चले जाते हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। कुछ ही पलों बाद जंगल के भीतर से गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगती हैं। इसके साथ ही किसी की दर्दनाक चीखें भी सुनाई देती हैं। उधर हैरी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सी ढीली करने की कोशिश करता रहता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो खुद को आजाद करने में सफल हो जाता है। इसके बाद वो तुरंत बेथ के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां भी खोल देता है। आजाद होते ही दोनों बिना एक पल गंवाए वहां से भागकर पास की झाड़ियों में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि दोनों मछुआरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस बार उनमें से एक बुरी तरह घायल था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और दूसरा किसी तरह उसे सहारा देकर ला रहा था। दोनों के चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था, मानो उन्होंने जंगल में कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे बिना रुके सीधे अपनी नाव तक पहुंचते हैं और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग निकलते हैं। उधर हैरी और बेथ ये सब देखकर पूरी तरह सहम जाते हैं। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि इस आइलैंड पर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खौफनाक राज छिपा हुआ है। अगली सुबह जब बेथ की आंख खुलती है तो पिछली रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े खून के ताज़ा निशानों पर जाती है। ये वही खून था जो घायल मछुआरे का था। जिज्ञासा और डर के बीच उलझी बेथ उन निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एहसास होता है कि खून की ये लकीर सीधे उसी पुरानी झोंपड़ी तक जा रही है जहां वे पहले भी जा चुके थे। बेथ सावधानी से झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे पुराने सामान के बीच एक धूल से ढकी हुई डायरी दिखाई देती है। वो उसे उठाती है और उसके पन्ने पलटकर पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद हैरी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। बेथ तुरंत उसे डायरी के बारे में बताती है और उसमें लिखी कहानी पढ़कर सुनाने लगती है। डायरी के मुताबिक साल 1920 के आसपास इस आइलैंड पर कोरल नाम की एक लड़की रहती थी। वो समुद्र से सी कुकम्बर इकट्ठा करने वाली एक कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी कंपनी में काम करने वाले 7 आदमियों ने कई दिनों तक उसके साथ बेहद अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया। उन्होंने उसे इतनी यातनाएं दी कि आखिरकार वो ये सब सहन नहीं कर सकी और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी लाश को उसी झोंपड़ी के बाहर चुपचाप दफना दिया ताकि किसी को इस घटना का पता ही न चले। कोरल को कभी इंसाफ नहीं मिला। उसकी पीड़ा, उसका गुस्सा और उसके साथ हुई नाइंसाफी उसी आइलैंड पर दबकर रह गई। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं बैठी। डायरी में आगे लिखा था कि मौत के बाद उसकी आत्मा उसी जगह भटकने लगी। उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया है उनसे वो एक एक करके बदला लेगी। इसके बाद उसने उन 7 आदमियों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके मन का दर्द खत्म नहीं हुआ। उसके भीतर हर पुरुष के लिए गहरी नफरत जन्म ले चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक भयानक और प्रतिशोध से भरी हुई बुरी शक्ति में बदल गई। अब जो भी मर्द इस आइलैंड पर कदम रखता, कोरल उसे अपना दुश्मन समझती और उसे मारकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती। डायरी खत्म होते ही झोंपड़ी के अंदर सन्नाटा छा जाता है। हैरी पूरी कहानी सुनने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये सब उसे सिर्फ एक डरावनी भूतों की कहानी लग रही है। उसके मुताबिक ऐसी कहानियां लोगों को डराने के लिए लिखी जाती हैं और इन पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेथ का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि डायरी में लिखी हर बात सच है। पिछले कुछ दिनों में उनके साथ जो भी अजीब घटनाएं हुई थीं, अब वे सब इसी कहानी से जुड़ी हुई लग रही थीं। वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और समुद्र किनारे से कुछ सुंदर शंख, सीपियां और छोटे छोटे शेल्स उठाकर लाती हैं। फिर बड़े सम्मान के साथ उन्हें कोरल की कब्र पर सजाने लगती है, मानो उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि दे रही हो। जैसे ही वो ऐसा करती है, अचानक झोंपड़ी के अंदर से किसी अनजान हलचल की आवाज सुनाई देती है। बेथ एकदम ठिठक जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोरल की आत्मा यहीं कहीं आसपास मौजूद है और शायद वो उनकी हर हरकत देख रही है। उस रात दोनों अपने टेंट में बैठे होते हैं। बेथ दिन भर की घटना के बारे में हैरी से बात करती है। वो कहती है कि अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि कोरल की आत्मा अभी भी इस आइलैंड पर भटक रही है। वो आगे कहती है, अगर मैं उसकी जगह होती और मेरे साथ भी किसी ने इतना भयानक अत्याचार किया होता तो शायद मैं भी वही करती जो उसने किया। लेकिन हैरी अभी भी उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। वो हंसते हुए कहता है, अगर कोरल सच में इस आइलैंड पर आने वाले हर आदमी को मार देती है तो फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं? बेथ उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। दोनों चुप हो जाते हैं और रात गहराने लगती है। आधी रात के समय अचानक उनकी नींद खुल जाती है। बाहर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों टेंट से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगते हैं।
लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने पड़ती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां अब दो नई कब्रें बनी हुई थीं। उन्हें देखकर बेथ बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। हैरी उसे संभालने की कोशिश करता है। वो उसे दिलासा देता है कि शायद कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। क्योंकि उनका सैटेलाइट फोन गायब हो चुका था, इसलिए मदद बुलाने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था। दोनों जंगल में जाकर ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगते हैं ताकि एक बड़ी आग जलाई जा सके। उनका इरादा था कि अगर आसमान में धुआं उठेगा तो शायद कोई गुजरता हुआ जहाज या नाव उसे देखकर उनकी मदद के लिए आ जाए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ इससे भी ज्यादा भयानक और खौफनाक घटना होने वाली है। अगली सुबह हैरी अकेले जंगल की तरफ लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाता है ताकि वे एक बड़ी आग जलाकर मदद का संकेत दे सकें। वो सूखी टहनियां ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे उसी पुरानी झोपड़ी के अंदर से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। घंटी सुनते ही हैरी चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उनका सैटेलाइट फोन तो कई दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। वो बिना समय गंवाए तेजी से झोपड़ी के अंदर पहुंचता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उसका वही सैटेलाइट फोन फर्श पर पड़ा हुआ लगातार बज रहा है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि स्क्रीन पर किसी भी कॉलर का नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। हैरी कुछ पल तक फोन को घूरता रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर कॉल रिसीव कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आती। फोन के अंदर से दर्द से भरी चीखें, रोने की आवाजें और लोगों की बेरहम हंसी सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी घटना उसी पल दोबारा उसके सामने घट रही हो। कुछ ही सेकंड में हैरी समझ जाता है कि वो वही भयावह पल सुन रहा है जब सालों पहले उन 7 आदमियों ने कोरल के साथ अमानवीय अत्याचार किया था। ये आवाजें सुनकर हैरी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर और गुस्सा दोनों उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगते हैं। वो गुस्से में फोन को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। फोन टूटते ही अचानक पूरी झोपड़ी में एक जोरदार और डरावनी हंसी गूंज उठती है। हैरी घबराकर इधर उधर देखने लगता है। तभी अगले ही पल उसके सामने एक औरत की भयानक आकृति दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि कोरल की आत्मा थी। उसे अचानक अपने सामने देखकर हैरी के होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, कोरल अपने हाथ में एक तेज धार चाकू लेकर उस पर टूट पड़ती है। हैरी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कोरल लगातार उस पर हमला करती है और कुछ ही पलों में हैरी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद कोरल उसकी लाश को घसीटते हुए अपनी कब्र के पास ले जाती है और पास खड़े एक पेड़ पर उसे लटका देती है। धीरे धीरे हैरी का खून टपक कर सीधे कोरल की कब्र पर गिरने लगता है। उधर बेथ काफी देर तक हैरी का इंतजार करती रहती है। जब वो वापस नहीं लौटता तो उसे चिंता होने लगती है। वो पूरे आइलैंड पर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जंगल, समुद्र का किनारा, पुरानी झोंपड़ी के आसपास, वो हर जगह उसे आवाज लगाती है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और देखते ही देखते रात भी उतर आती है। आखिरकार बेथ एक बार फिर उसी पुरानी झोंपड़ी के अंदर जाती है, लेकिन वहां भी हैरी का कोई पता नहीं चलता। निराश होकर जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ती है और अगले ही पल उसकी चीख निकल जाती है। पेड़ से हैरी की लाश लटक रही थी। उसके शरीर से बहता हुआ खून सीधे नीचे बनी कोरल की कब्र पर टपक रहा था। यह भयावह दृश्य देखकर बेथ पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब अगली सुबह उसे होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर उसी पेड़ की तरफ जाती है, लेकिन अब वहां हैरी की लाश नहीं थी। यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो भागती हुई अपने कैंप की तरफ पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। कैंप के पास एक बिल्कुल नई और ताजा बनी हुई कब्र दिखाई देती है। बेथ को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कब्र शायद हैरी की है और कोरल उसकी लाश को दफना चुकी है। अब बेथ पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलने की कोशिश नहीं की तो उसका भी वही अंजाम होगा। वो तुरंत सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती है और उनमें आग लगा देती है ताकि आसमान में उठता धुआं किसी गुजरती हुई नाव या जहाज को दिखाई दे और कोई उसकी मदद के लिए आ सके। आग जलने के कुछ ही देर बाद उसकी नज़र समुद्र की तरफ जाती है। दूर समुद्र के बीच एक बड़ी चट्टान पर कोई खड़ा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो कोरल है। कोरल बिल्कुल शांत खड़ी बेथ की तरफ देख रही थी। बेथ जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगती है और बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन घबराहट में उसे ये याद ही नहीं रहता कि इसी समुद्र किनारे स्टोन फिश छिपी हुई होती हैं। अचानक उसका पैर एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है। उसके जहरीले कांटे बेथ के पैर में गहराई तक धंस जाते हैं।
कुछ ही पलों में जहर उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। दर्द इतना भयानक था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालते हुए तड़प तड़प कर वापस किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसे अच्छी तरह याद था कि स्टोनफिश के जहर का असर कितना खतरनाक होता है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे एहसास हो चुका था कि शायद वो आधे घंटे से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। अपने आखिरी पलों में वो हैरी के साथ बिताए हर खूबसूरत पल को याद करने लगती है। उसे समझ आ चुका था कि अब इस आइलैंड से उसका जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन है। समय बीतता जाता है और आखिरकार पूरे 10 दिन पूरे हो जाते हैं। उसी दिन वो आदमी अपनी नाव लेकर दोबारा इस सुनसान आइलैंड पर पहुंचता है जिसने छुट्टियों की शुरुआत में हैरी और बेथ को यहां छोड़ा था। उसे पूरा भरोसा था कि दोनों उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर उतरता है उसे वहां अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। पूरे आइलैंड पर न तो हैरी दिखाई देता है और न ही बेथ का कोई पता चलता है। वो जोर जोर से दोनों के नाम पुकारता है, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, इसलिए वो पूरे आइलैंड में उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। काफी देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद भी जब दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता तो वो उसी पुरानी झोंपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। झोंपड़ी के अंदर पहुंचकर उसकी नजर एक कुर्सी पर रखी पुरानी डायरी पर पड़ती है। वो उत्सुकता से डायरी उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो डायरी अपने हाथ में लेता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डायरी के ठीक पीछे बेथ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और चेहरे पर डरावनी खामोशी थी। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल सच सामने आ जाता है। बेथ अब जिंदा नहीं थी, वो भी एक आत्मा बन चुकी थी। बिना कोई मौका दिए बेथ उस आदमी पर टूट पड़ती है और बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद फिल्म का आखिरी दृश्य दिखाया जाता है। कैमरा धीरे धीरे कोरल की कब्र की तरफ बढ़ता है। वहां पहले से बनी कोरल की कब्र के बिल्कुल पास एक और नई कब्र दिखाई देती है। ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि बेथ की थी। इसी के साथ ये साफ हो जाता है कि बेथ की मौत के बाद उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर कैद हो चुकी है। अब वो अकेली नहीं थी, कोरल की आत्मा भी उसके साथ मौजूद थी। दोनों की कहानी अब एक जैसी बन चुकी थी। दोनों ने इंसानों की बेरहमी और अत्याचार सहा था, इसलिए अब दोनों मिलकर इस आइलैंड पर आने वाले हर मर्द को अपना निशाना बनाती हैं। जो भी पुरुष गलती से इस सुनसान आइलैंड पर कदम रखता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। कोरल और बेथ की आत्माएं मिलकर उसे मौत के घाट उतार देती हैं और अपने अधूरे बदले को आगे बढ़ाती रहती हैं। इसी डरावने और रहस्यमयी अंत के साथ ये फिल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।